मैं डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कि इमरजेंसी टॉपिक्स है, सर्जरी का टॉपिक है। ये इसको हम बोलते हैं बर्न कहते हैं। बर्न क्या है? बर्न इज ए टाइप ऑफ इंजुरी। और कैसा इंजुरी है? इरिवर्सिबल इंजुरी है। इसमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस डेवलप कर जाते हैं। तो क्यों हो जाता है? ड्यू टू थर्मल एक्सपोजर, यानी बॉडी पर, स्किन पर जब हाई हीट टेम्परेचर जब इस पे एक्सपोज करती है तो मेरा बॉडी का सेल वह कोगुलेटिव नेक्रोसिस में चेंज कर जाता है, जिस कंडीशन को हम नेक्रोसिस, जिसको हम बर्न कहते हैं। तो बर्न हम लोग बोलते हैं, बर्न इज ए थर्मल इंजुरी। इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल इंजुरी के नाम से भी जानते हैं। चलिए, तो इतना समझ में आ गया कि बर्न एक प्रकार का इंजुरी है जिसमें कि कोगुलेटिव नेक्रोसिस डेवलप हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि ये होता कैसे है। तो बर्न का जो मेन कारण होता है वह ड्राई हीट की वजह से होती है, क्योंकि हम आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। मॉइस्ट हीट से जब इंजुरी होती है तो उसको हम स्काल्ड कहते हैं। तो जब इंजुरी मॉइस्ट हीट से होती है स्किन पर तो स्काल्ड बोलते हैं, जबकि ड्राई हीट से होती है तो उसको बर्न कहते हैं। तो कारण क्या होता है कि जैसे मेरा ये स्किन है, इस स्किन पर कोई डायरेक्ट ड्राई हॉट एयर कांटेक्ट में आ रहा हो, कोई फायर हो, या सपोज दैट कोई हॉट ऑयल इस पे एक्सपोज कर गया हो, या फिर इलेक्ट्रिक है, या फिर हम पिछले वीडियो में सनबर्न बताए थे वो भी आ सकती है, रेडिएशन है, ये सब कोई भी ऐसा कंटेक्ट, या फिर कोई हॉट रॉड है ना, ये सब कोई भी अगर इस पे डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है स्किन पर, जिसके कारण स्किन जो होती है इसका सेल का प्रोटीन डीनेचर हो जाता है, इसका जो एंजाइम होते हैं वो खराब हो जाते हैं, प्रोटीन डीनेचर हो जाते हैं, जिसकी वजह से यह सेल कंप्लीटली डेथ हो जाती है। और कंप्लीटली डेथ होकर के और कोगुलेटिव जैसा यह बन जाता है नेक्रोसिस। इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बर्न कहते हैं। यानी इस सेल्स पर, ये लिविंग सेल्स पर इस एजेंट के एक्सपोजर होने से ये कंप्लीटली प्रोटीन डीनेचर होकर कोगुलेट कर जाती है, डीनेचर होकर के कोगुलेट कर जाता है, जिसको हम बोलते हैं बर्न कहते हैं। यहाँ तक की तो बात हमें समझ में आ गया। अब लोग बात चलते हैं हम लोग बर्न के जो उसमें डिग्री के अनुसार हम लोग इसका क्लिनिकल सिम्टम पे चलते हैं। आखिर इसमें बर्न में क्या क्या सिम्टम डेवलप होती है, क्या उसमें अपीयरेंस होती है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, तो हम लोग 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 1 डिग्री बर्न। 1 डिग्री बर्न किसको बोलते हैं कि जब कोई एक्सपोजर हो हीट बॉडी इस पे और सिर्फ उसमें एपिडर्मिस इन्वॉल्व हो। एपिडर्मिस में स्टेटम कॉर्नियम से लेकर के और स्टेटम जर्मिनेटिवम तक अगर बाय द वे सेल अगर नेक्रोज कर जाता है, अगर ये सेल नेक्रोसिस हो जाती है, कोगुलेशन हो जाती है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री बर्न बोलते हैं। अब चूंकि ये 1 डिग्री बर्न यहीं तक होती है, इससे नीचे नहीं जाता है ये, तो यह इसमें सिर्फ एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है। अब इसके कारण क्या होती है, यहाँ पर सेंसरी नर्व यहाँ पर इंडिंग होते हैं इसके यहाँ पर। तो इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर रेड हो जाएंगे, यहाँ पर रेड के साथ पेन भी होंगे, यहाँ पर स्किन पे क्या होगी, स्किन पे पेन डेवलप होंगे, रेडनेस होंगे। और ये जो पेन और रेड होती है ये मैक्सिमम 12 से 14 घंटा तक, यानी कि 12 से 14 घंटा तक ये रहेंगे। 12 से 14 घंटा के बाद ये रेडनेस और पेन यहाँ पर धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि 3 से 4 दिन के बाद इस पे एक लेयर निकलता है। वह डेड लेयर जो होता है यहाँ से बाहर की तरफ निकल जाएंगे और लगभग 1 सप्ताह होते होते यह एक नॉर्मल स्किन के जैसा फिर से हो जाता है। उसके बाद इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन आगे डेवलप नहीं होती है। हाँ, इसमें कॉम्प्लिकेशन अगर होता भी है तो बहुत रेयर होता है, जब वहाँ पे हाइजीन बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो, जैसे ओरल बर्न हो गया। जैसे मेरे बॉडी में जो बर्न होती है, जेनाइटल ऑर्गन का बर्न और फेस का बर्न, ये सबसे डेंजर बर्न होता है, क्योंकि ईयर पिन्ना में नॉर्मोफ्लोरा बैक्टीरिया होते हैं, नोज में नॉर्मोफ्लोरा बैक्टीरिया, माउथ में, आई में, ये सब है, और जेनाइटल ऑर्गन्स में। इसलिए ये सब जो बर्न होती है, इस एरिया का बर्न ये ज़्यादा डेंजर होता है। वही एक्सट्रीमिटीज का बर्न हो, अब्डोमेन का है, लोअर एक्सट्रीमिटीज का है, यहाँ दिक्कत नहीं होती है। खैर चलिए, तो 1 डिग्री बर्न तो इसको बोलते हैं। अब बात आते हैं 2 डिग्री बर्न। 2 डिग्री बर्न किसको बोलते हैं? तो 2 डिग्री बर्न में एपिडर्मिस के साथ साथ
डर्मिस लेयर भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। डर्मिस मतलब होता है कि पैपिलरी लेयर्स और प्लस रेटिकुलम लेयर। तो पैपिलरी लेयर और रेटिकुलम लेयर भी इन्वॉल्व होता है, और साथ साथ इसमें कुछ पार्ट जो होते हैं माइनर में, यहाँ पर क्या होते हैं कि एडिपोज टिश्यू भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो 2 डिग्री बर्न में एडिपोज टिश्यू यानी हाइपोडर्मिस टिश्यू और डर्मिस लेयर। तो एपिडर्मिस तो इन्वॉल्व होता ही है, साथ साथ डर्मिस भी इन्वॉल्व हो जाता है। अब होता क्या है इसमें कि इस जो ये जो लेयर है एपिडर्मिस लेयर, ये कंप्लीटली ड्राई अप हो जाती है, कंप्लीटली सडन ड्राई अप हो जाती है। और सडन ड्राई अप होने के कारण क्या होती है कि लिविंग सेल्स और इस सेल्स के बीच में एक गैप बन जाता है, और इसमें जो होता है प्लाज्मा और एक्यूमुलेशन होने लगती है, और प्लाज्मा एक्यूमुलेट करती है यहाँ पर, जिसके बाद कुछ मिनट के बाद, या कुछ मिनट या कुछ आवर के बाद, यानी कि हाफ एन आवर होते होते, और इसमें क्या होते हैं एक ब्लिस्टर बन जाते हैं यहाँ पर। तो 2 डिग्री बर्न में क्या होता है कि इस एपिडर्मिस में यहाँ पर क्या होता है कि एपिडर्मिस ऐसे एक्सपोज कर जाते हैं, डेड एपिडर्मिस, और इसके अंदर क्या होता है फ्लूइड भर जाता है इसमें, है ना, फ्लूइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ब्लिस्टर बोलते हैं। अब ये जो ब्लिस्टर बन गया, इसके बाद क्या होता है कि 24 घंटा तक इस एरिया में दर्द होता है, ब्लिस्टर के अराउंड में दर्द होगा, इस जगह पे पेन होता है 24 घंटा तक। और ये ब्लिस्टर जो होते हैं 4 से 5 दिन तक ब्लिस्टर रहेंगे। 4 से 5 दिन के बाद ये धीरे धीरे अपने से ये जो मेम्ब्रेन होता है रप्चर कर जाता है। कुछ तो क्या होता है, कुछ वाटर जो होता है इसका रीअब्जॉर्ब भी हो जाता है बॉडी में, लेकिन कुछ जो होता है रह जाता है, जिसके बाद ये रप्चर करके बाहर निकल जाता है। इसके बाद क्या होता है फिर कि लगभग 8 दिन या 9वें दिन से क्या होती है, ये जो लेयर जो रिमूव हो जाती है यहाँ पर फिर से वहां पर सेल ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, लेकिन इसमें होती है कि इसमें जो स्किन जो होती है इसमें हाइपोपिगमेंटेशन हो जाता है, और हीलिंग इसका जो होता है लगभग 2 से 3 सप्ताह हो जाता है। तो लगभग ये 20 या 21 दिन होते होते ये हीलअप तो हो जाता है कंप्लीटली, फिर घाव तो भर जाता है, लेकिन एक चीज में होती है कि यहाँ का कलर जो होती है वह व्हाइटिश हो जाता है। तो हाइपोपिगमेंटेशन कलर हो जाती है 2 डिग्री में। तो 2 डिग्री बर्न में क्या हुई कि डर्मिस इन्वॉल्व हो गई, ब्लिस्टर बना 3 से 4 दिन में वहां पर क्या हो गया ब्लिस्टर, वहां पर 6-5 दिन में ब्लिस्टर वहां पर रप्चर हो जाती है। इसके बाद 20-21 दिन में फिर से वहां पर सेल बन जाते हैं, सेल ग्रोथ हो जाते हैं, लेकिन हाइपोपिगमेंटेशन हो जाती है। इसका जो पिगमेंटेशन है वह करीब 5 से 6 महीने के बाद फिर वो नॉर्मल पिगमेंटेशन आ जाती है। अगर नहीं आता है अगर पिगमेंटेशन, तो उसके लिए कुछ दवा होती है जिसको हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, कि वो मेडिसिन चलाने से फिर वो जो स्किन होती है वो नॉर्मल कलर गेन कर लेती है। तो ये तो हो गया 2 डिग्री बर्न में। अब जो बात आते हैं 3 डिग्री बर्न में। 3 डिग्री बर्न में क्या होता है कि एपिडर्मिस तो इन्वॉल्व होता ही है, एपिडर्मिस के साथ साथ, अब ब्लिस्टर तो ये बनेंगे नहीं, थोड़ा हम लोग बना देते हैं यहाँ पर। ये हो गया जो एपिडर्मिस टिश्यू हो गया यहाँ पर, और लास्ट में यहाँ पर जेट हो गए, यहाँ से डर्मिस टिश्यू हो गए, इसके बाद यहाँ पर एडिपोज टिश्यू हो गए, और इसके नीचे होंगे फासिया, और फासिया के बाद होते हैं मसल्स। तो अब क्या होते हैं 3 डिग्री बर्न में जनरली एडिपोज टिश्यू तो एपिडर्मिस तो पूरे बर्न हो जाते हैं, डर्मिस बर्न हो जाते हैं, एडिपोज टिश्यू भी बर्न हो जाते हैं। यहां तक कि इसमें क्या होता है कि फासिया इसमें क्या होता है इन्वॉल्व हो जाता है। तो एडिपोज टिश्यू कंप्लीट और फासिया तक इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, फासिया इसमें जल चुके होते हैं। अब इसके कारण क्या होगा, 3 डिग्री बर्न का कैरेक्टर क्या होगा, जिस समय बर्न होता है उस समय तो वहां पे थोड़ी दर्द होगी, है ना, लेकिन 12 घंटा होते होते इसकी दर्द समाप्त हो जाती है। इसमें कोई ब्लिस्टर नहीं बनेंगे, लेकिन एरिया जो होता है ब्लैकिश हो जाती है। ब्लिस्टर नहीं बनेंगे, एरिया ब्लैकिश हो जाएगी, और इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें ब्लिस्टर नहीं बनते हैं, दर्द नहीं होती है। हाँ, सराउंडिंग एरिया में पेन हो सकता है, सराउंडिंग एरिया ब्लिस्टर होंगे, सराउंडिंग इसकी जहां पे बर्न होंगे ना उसके बगल में बर्न ब्लिस्टर होंगे, क्योंकि वहां पर तो 2 डिग्री होंगे, लेकिन 3 डिग्री में वहां पर ब्लिस्टर नहीं बनते हैं। अब क्या होता है, वहां पर सेल वहां पर डैमेज हो चुके हैं, कंप्लीटली एडिपोज टिश्यू तक डैमेज हो चुका है। अब इसमें क्या होगा, हीलिंग में इसमें थोड़ा बहुत दिक्कत होगी। इसका जो डेड टिश्यू है यह आसानी से रिमूव नहीं होती है, इसके लिए हम लोग प्रॉपर ड्रेसिंग करते रहते हैं। एक दिन बीच करके यहाँ पर हम लोग प्रॉपर
एक नॉर्मल जो ड्रेसिंग होती है, जो एरोबिक बैंडेज, उसके दौरान लोग ड्रेसिंग करते रहते हैं, मेडिसिन करते हैं इसमें, जो नॉर्मल जो एंटीबायोटिक्स वगैरह होता है वो देते रहते हैं, न्यूट्रिशन डाइट देते हैं इसमें। और इस कंडीशन में क्या हो सकती है कि थोड़ा ज़्यादा डीप है, इसलिए इसका जो हीलिंग होती है इसमें लगभग 1 महीने से लेकर 40 दिन, 30 से 40 दिन का समय लग जाता है इसको हीलिंग होने में। और जब हीलिंग होती है तो हीलिंग के बाद क्या होता है कि इसमें ग्रेनुलेशन टिश्यू आ जाती है। जहाँ हीलिंग होगी ना, तो हीलिंग के बाद क्या होगी कि वहाँ पर ग्रेनुलेशन टिश्यू आ जाएंगे। ग्रेनुलेशन टिश्यू जो होते हैं, ग्रेनुलेशन को बोलते हैं किलोइड बोलेंगे, तो वहाँ पर किलोइड जैसे वहाँ पर अपीयरेंस हो जाएंगे, और जिसके कारण वहाँ पर कंट्रेक्शन के भी होने की चांस होती है। तो एरिया में किलोइड बनने का चांस होता है, किलोइड बन जाता है। और ये जो आता है ये आपका 3 डिग्री बर्न होता है। एक होता है 4 डिग्री बर्न। 4 डिग्री बर्न में क्या होता है कि एपिडर्मिस तो इन्वॉल्व हो ही जाते हैं, डर्मिस भी जल जाते हैं, इसमें एडिपोज टिश्यू भी जल जाते हैं, मसल्स तो जो फासिया वो भी, और जो मसल्स वो भी यहाँ पे जल चुके होते हैं। मसल्स उसके साथ नर्व वगैरह भी होते हैं, वो सब यहाँ पे बर्न हो जाते हैं, सब का सब जल चुके होते हैं। और ये एरिया पूरा ब्लैक हो जाती है जलने के बाद। जिसमें जला है उस समय दर्द होती है, लेकिन कुछ ही घंटे के बाद, यानी 1-2 घंटे के बाद दर्द वहाँ पे खत्म हो जाती है। दर्द नहीं, हाँ सराउंडिंग एरिया में दर्द होती है, वहाँ पे दर्द नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कहता है, इसमें डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, बॉडी का बहुत सारा पानी, बहुत सारा वाटर, बहुत सारे ब्लड यहाँ पे लॉस हो चुके होते हैं। इसलिए इस पेशेंट में शॉक होने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होता है, इसमें शॉक पेशेंट हो जाता है। इसके बाद इन्फेक्शन के भी चांस होती है इसमें जो होता है ड्रेसिंग करने से कोई जल्दी फायदा नहीं होगा, इसमें हमें प्लास्टिक सर्जरी करना पड़ता है, तब जाके इसका हीलिंग हो पाता है। नॉर्मल ऐसा हीलिंग नहीं होती है इसमें, क्योंकि मसल्स में सेल डिवीजन इतना आसान नहीं हो जाना, इसके लिए हमें प्लास्टिक सर्जरी करना पड़ता है, तब जाकर के इसमें हीलिंग होती है। और वो भी इसमें काफ़ी समय लग जाता है, मैक्सिमम केस में तो ये नहीं भी हो सकता है। ये कंट्रेक्शन होने की चांस बहुत ज़्यादा होता है, इसमें ग्रेनुलेशन टिश्यू ज़्यादा ग्रो करती है, और इस तरह से इसमें कॉम्प्लिकेशन में सेकेंडरी इन्फेक्शन बहुत होता है, ये जल्दी ठीक नहीं होता है। फीमेल बर्न में होती है तो फीमेल में तो बहुत मुश्किल होता है इसको ठीक करना, लास्ट में एम्पुटेशन कराने की जरूरत पड़ जाती है। अब आते हैं 5 डिग्री बर्न। 5 डिग्री बर्न में क्या होता है कि एपिडर्मिस से लेके बोन तक कंप्लीटली जल चुके होते हैं, उसको राख बोलते हैं हम लोग, और पूरा ब्लैक हो जाता है वो। इसमें कोई भी हमें सोचना नहीं है, ना कोई सिम्टम के बारे में सोचना है, तो कंप्लीटली खत्म हो चुकी है, ना कोई सेंसेशन भी नहीं होती है, इसको कंप्लीट एम्पुटेशन कराने की जरूरत पड़ जाती है। ये था इसका एक नॉर्मल डिग्री के अनुसार से अलग अलग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री में अलग अलग तरह के आपको सिम्टम और अपीयरेंस मिलेंगे। जनरल सिम्टम कुछ जो मिलते हैं इसमें बर्न में, जैसे पेशेंट क्या होता है साइकोलॉजिकल अपसेट हो जाता है, इमीडिएट में भी डिहाइड्रेटेड पेशेंट हो जाती है, ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है, ये उसके बाद बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा तेज, इतना कस के प्यास लगता है मरीज को, लेकिन हम लोग ओरली नहीं दे सकते। हम लोग ओरली इंटेक जब भी कराएंगे अगर सपोज दैट, तो पोटासियम लॉस कर जाएगी और पेशेंट तुरंत शॉक में जा सकता है, हार्ट तुरंत ब्लॉक कर सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ओरली इसमें एकदम अवॉइड करते हैं, मरीज को नहीं देते हैं। तो ये सब कुछ इमीडिएट सिम्टम मिलेंगे। अब जब बात आते हैं कॉम्प्लिकेशन के, तो इसमें जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो डिपेंड करता है डिग्री पे। 1 डिग्री में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है, 2 डिग्री में हाइपोपिगमेंटेशन हो जाता है, 3 डिग्री बर्न में वहाँ पर कंट्रेक्शन और किलोइड बन जाते हैं, 4 डिग्री में कंट्रेक्शन ज़्यादा होती है, डिफिकल्ट हीलिंग होती है, 5 डिग्री में क्या होती है कि वहाँ पर तो ऑर्गन ही नहीं बचता है वो। उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन इसमें स्टेज बाय स्टेज होते हैं, जैसे शुरू में जैसे ही बर्न होती है और परसेंटेज अगर ज़्यादा होता है बर्न का, तो उस कंडीशन में क्या होंगे, बर्न जब ज़्यादा थोड़ा हो जाती है तो उसमें आपको शुरू में न्यूरोजेनिक शॉक डेवलप हो जाता है। कब? 24 घंटा के अंदर मिलता है न्यूरोजेनिक शॉक या साइकोजेनिक शॉक। 3 to 5 डेज में क्या होता है कि बॉडी के अंदर फ्लूइड का बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो जाती है, जिसके कारण मरीज में हाइपोवोल्मिक शॉक देखने को मिलता है। 7 to 10 डेज में क्या होता है कि बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, अपना ही इन्फेक्शन अटैक करता है। क्योंकि देखिए मरीज को कितना भी आप स्टेलाइज रूम में रख दीजिए, कितना भी पैक रख दीजिएगा, लेकिन अपना नॉर्मल फ्लो बैक्टीरिया से आप नहीं दूर भगा सकते हैं।
तो उस पेशेंट को क्या होता है कि अपना ही बैक्टीरिया उस पर अटैक करता है, इन्फेक्शन उस पर, जिसमें स्यूडोमोनास नंबर 1 का बैक्टीरिया है जो जले हुए ऑर्गन पर अटैक करता है। सबसे नंबर 1 ग्रेड का बैक्टीरिया होता है स्यूडोमोनास। नंबर 2 में होता है स्टेफिलोकोकस, क्लेब्सियल्ला, इशेचिया कोलाई। ये सब इतने खतरनाक बैक्टीरिया है कि इससे आप बच नहीं सकते हो। और इसके कारण क्या होता है कि मरीज में 7 to 10 डेज में सेप्टिसेमिया वगैरह होने का टेंडेंसी होता है। फिर बाद में 13वें से 15वें दिन के बीच में बॉडी में पॉस्ट वगैरह फैलने लगता है, फीवर आने लगता है, काफी ठंडा होने लगता है मरीज को। उसका 17वें, 19वें, 20वें दिन क्या होती है कि अपना ही पॉस्ट उसको महकने लगता है, सफोकेशन होने लगता है, काफी पेन, जो पेन अब नया पेन स्टार्ट हो जाता है पेशेंट को, इतना दर्द होने लगता है इन्फेक्शन जो बढ़ने के कारण, पस बनने के कारण, कि इतना ज्यादा प्रोस्टाग्लैंड बनता है, इसके कारण मरीज चाहता है कि वो डेथ कर जाए। बहुत ज्यादा तो मर्सी किलर लोग कर लेते हैं इसके केस में कि भाई आप बच नहीं सकते हैं, ऑर्गन भी नहीं बच सकता है और मरीज बच भी नहीं सकता है। उस केस में बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है। 25वें 26वें दिन क्या होती है कि रीनल फेलियर होने की चांस होती है मरीज के साथ। 28वें 29 दिन क्या होती है कि मे बी कि हार्ट फेल हो सकता है। बाद में फिर क्या होता है कि 30-35 दिन के बाद जहाँ पे बर्न होती है वहाँ पे कंट्रेक्शन होने लगती है। तो कंट्रेक्शन से कहीं पे ब्लड वेसल्स वहाँ पे कंस्ट्रिक्ट होते हैं, कहीं पे नर्व कंप्रेस होते हैं। इसके कारण कई तरह का डिजॉर्डर देखने को मिलता है। बाद में फिर क्या होता है कि उसके बाद स्किन कैंसर होने के भी चांसेस बन सकते हैं इसमें। तो ये सब धीरे धीरे बर्न में क्या होता है कि स्टेज बाय स्टेज कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। ये डिपेंड करता है परसेंटेज कितना बर्न हुई है और प्लस डिग्री कितना पर डेप्थ हुई है, ये डिपेंड करता है बर्न के केस में। अब बात आते हैं कि इसको हम लोग पता, इस इन्वेस्टिगेशन में जो डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन होती है, मैनेजमेंट इन्वेस्टिगेशन होती है, डायग्नोस्टिक नहीं बल्कि मैनेजमेंट इन्वेस्टिगेशन होती है। कि जैसे हम लोग सीरम सोडियम देखते हैं, सीरम पोटासियम, ब्लड वॉल्यूम कितना है वो देखते हैं, ब्लड शुगर को देखते हैं, तो ये सब आर्टेरियल ब्लड गैस को देखते हैं। ये इसलिए देखते हैं कि हम जो कि आसानी से पेशेंट को मैनेजमेंट कर सकेंगे। अब आते हैं बात मैनेजमेंट में। तो बर्न में जो मेन मैनेजमेंट क्या करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले शुरू में इमीडिएट में सबसे पहले जब बर्न होती है तो प्रॉपर एक ब्लैंकेट से बॉडी को कवर कर देंगे, एनाल्जेसिक ड्रग्स देंगे, सीडेटिव ड्रग देते हैं। बाद में फिर क्या करते हैं, उसको हम लोग हॉस्पिटलाइज करके हम लोग प्रॉपर बैंडेज कर देते हैं। जहाँ पे एरोबिक बैंडेज करते हैं वहाँ पर ड्रेसिंग करते हैं, प्रॉपर ब्लिस्टर को फोड़ने से मना करते हैं। उसके बाद वहाँ पे आईवी इन्फ्यूजन कराते हैं। आईवी इन्फ्यूजन के लिए जो कैलकुलेशन जो किया जाता है उसमें जो कैलकुलेशन होती है कि परसेंटेज ऑफ बर्न। अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जैसे हैंड, पूरा हैंड 9% होती है, आगे का चेस्ट 9%, पीछे का चेस्ट 9%, आगे एब्डोमेन 9%, पीछे एब्डोमेन 9%, आगे का पैर 9%, पीछे 9%, जेनिटल 1%, ये 9%। इस तरह से क्या होती है कि परसेंटेज को हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं। परसेंटेज ऑफ बर्न बोलते हैं गुने बॉडी वेट बटे 2 बराबर x बोलते हैं हम लोग। तो शुरू का जो फर्स्ट जो 12 आवर होती है वहां पर हम लोग जो फ्लूइड देते हैं x गुने 3 ml, है ना। एक बोतल जो होती है वो 500 ml का होता है, तो x गुने 3 ml करते हैं हम लोग। सेकेंड 12 आवर जो करते हैं हम लोग उसमें करते हैं x गुने 2 ml, है ना। और थर्ड 12 आवर जो होती है उसमें करते हैं x गुने 1 ml। और बाकी उसके बाद एज पर नीड जितना उसकी जरूरत पड़ती है उसके अनुसार फिर उसको हम लोग फ्लूइड को देते हैं हम लोग। ये तो हो गया हम लोग फ्लूइड मैनेजमेंट होती है। इसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ऑक्सीजन इनहेलेशन करते हैं, मरीज को ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ती है वहां देते हैं, राइस ट्यूब लगा करके और गैस्ट्रिक जूस को एस्पायरेट करते रहते हैं। क्योंकि पेशेंट को हो सकता है कि अल्सर होने का टेंडेंसी होती है, क्योंकि बर्न में कर्लिंग अल्सर हो जाती है मरीज को, फ्लूइड के लॉस होने से इचेमिया होती है, कर्लिंग होती है, और साथ साथ अगर गैस्ट्रिक जूस रह गया तो अल्सर टेंडेंसी बढ़ा सकती है। ये हम लोग करते हैं। उसके बाद जनरली 5 या 6 दिन के बाद फिर धीरे धीरे ओरली इंटेक कराते हैं, यूरिन मैनेजमेंट करते हैं, यूरिन का वॉल्यूम देखते रहते हैं। उसके बाद हम लोग आईवी इन्फ्यूजन बंद कर देते हैं, प्रॉपर एंटीबायोटिक्स देते हैं। और इस तरह से बर्न का हम लोग अलग अलग टाइप से मैनेजमेंट करते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बताएंगे आपको अलग अलग बर्न के बारे में। अगर हमको जरूरत पड़ता है होम्योपैथिक में, अगर तो होम्योपैथिक में बर्न में हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत स्टेज में वहाँ पर कैंथरिस का सोल्यूशन लगाते हैं, मदर टिंचर में कैंथरिस ऑइंटमेंट भी चलाते हैं वहाँ पे। उसके बाद हम लोग अगर ज़्यादा पेन है तो बेलाडोना यूज करते हैं, अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर हम लोग पेशेंट को देते हैं खाने के लिए। इस तरह से पेशेंट को, बर्न वाले मरीज को हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। इससे ज़्यादा हम लोग सर्जरी जो करते हैं, सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी और प्लस और मैनेजमेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे बर्न के बारे में। थैंक्स।